आज जिनको आप मेरी बगल में देख रहे हैं, जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ अभी, इनका कोई नाम नहीं है। इनका जो नाम है वो हम बता नहीं सकते हैं। शक्ल आपको दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है वो अगर मैं बताऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि अरे मैडम तो ऐसे ही बोल देती। वो खुद ही बोलेंगे कि क्यों शक्ल नहीं दिखा पा रहे हैं। बस आपको बता देती हूँ कि ऐसा ही भर्ती को यथावत रखने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनमें से ये भी शामिल हैं और ये भी थानेदार साहब हैं, या फिर थे, पता नहीं। तो आज आइए इनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और मैंने इनको बोल दिया है कि आप ही बोलिए सर जो आपको बोलना है, मैं आपसे सवाल बाद में करूँगी। अब इनकी पूरी शुरू से लेकर एंडिंग तक की बात सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप ये वीडियो पोस्ट करेंगी, आप ये कमेंट सेक्शन में आएगा कि अगर ये भाई साहब इतना ईमानदार हैं तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं, सवाल आएगा। और बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सच बोलना प्रेफर करूँगा। मेरे पिताजी की उम्र 74 अबव है, मैं खुद 38 का हूँ और उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ये जब तक ये अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस में ये जो मामला चला है न्यूज़पेपर का, भर्ती रद्द का, मैंने इस सब न्यूज़ से उनको दूर रखा है। उनको सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा पुलिस विभाग में कहीं नौकरी करता है, कौन से बैच का है, किस पोस्ट पे, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके जीवन के हार्डली 2 या 3 साल बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि जीवन के अंतिम क्षणों में जो उनको सुख मिलना चाहिए उसको मैं दुख में तब्दील कर दूं। तो ये तो आपका उस सवाल का जवाब है कि मैं अपनी पहचान क्यों उजागर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कोई डर नहीं है। कोई बोले कि भाई ये तो इसके खिलाफ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है। मुझे नौकरी जाने का भी कोई डर नहीं है और मुझे नौकरी का कोई मोह भी नहीं है। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है, अपनी मेहनत करेंगे, दोबारा नौकरी ले लेंगे। ये तो था कि मैंने अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया। अब बात आते हैं कि एक बहुत बड़ा परसेप्शन चल रहा है कि न्याय हुआ है। मेरी सीधा सवाल, मैं यहाँ पे ना नेताओं को जवाब दे रहा हूँ, ना मैं किसी पब्लिक को जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। मैं उन्हीं के कमेंट सेक्शन को देख के यहाँ आया हूँ, वरना मुझे किसी अपना जवाब, अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तैयारी में लग जाता। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं उनके थ्रू, ये वीडियो के थ्रू उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप सब तैयारी करते हैं। आपने 2 नाम हर तैयारी करने वाले बंदे ने सुने होंगे, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने क्या कहा था, न्याय की क्या परिभाषा है? प्लेटो ने कहा था कि न्याय की परिभाषा है कि जो आपको काम करने के लिए कहा जाए आप वो काम कीजिए और जो उचित है उसमें किसी के साथ हस्तक्षेप मत कीजिए। ये प्लेटो की डेफिनेशन थी न्याय की। आरपीएससी का क्या काम था? एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराना। जैसा कि अब मीडिया बोल रहे कि उन्होंने नहीं कराया, कोर्ट भी बोल रहा है कि उन्होंने नहीं कराया, नेताओं ने भी बोला उन्होंने नहीं कराया। मैं नेताओं पे भी आऊँगा मैडम, सीक्वेंस से चलते हैं। उसके बाद ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। उसके बाद लोगों ने आवाज़ उठाई कि पेपर में धांधली हुई है। उस समय जो रिजीम में जो सरकार थी उसका क्या काम था? जो न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, जो न्याय की डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूँ। उसका काम था कि उन कंप्लेंट्स को सीरियसली लेके जाँच करना था और उस एग्ज़ाम को रद्द करना था एग्जामिनेशन टाइम पे। उन्होंने किया? नहीं किया। उन्होंने न्याय नहीं किया, उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। क्या किया उन्होंने? उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अगर उसी समय वो अपना न्याय का पालन करते, अपने धर्म का पालन करते और एग्जाम को कैंसिल करते, तो जो आज बोला जा रहा है कि 8 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है, हम बोल रहे हैं कि 800 लोगों के साथ अन्याय हुआ है, दोनों के साथ अन्याय नहीं होता। हम एग्जाम देते, हमारी तैयारी थी, सिलेक्ट होते, नहीं होते, जो ईमानदार होता वो सिलेक्ट होता, जो बेईमान होता वो सिलेक्ट नहीं होता। उन्होंने भी अपना काम नहीं किया। उन्होंने रिक्रूटमेंट दे दिया, ज्वाइनिंग दे दी, हम ट्रेनिंग में आ गए, रिजीम चेंज हुआ, लेकिन न्याय की डेफिनेशन नहीं बदली। न्याय की डेफिनेशन वही है। रिजीम चेंज हुआ, नई गवर्नमेंट ने बोला हम जांच कराएंगे। उनका क्या काम था? उनका क्या धर्म था? जांच करवाना, जो दोषी है उनको पकड़ना। उन्होंने अपना धर्म निभाया? नहीं निभाया। 500 का आंकड़ा, 400, 500 का आंकड़ा सबको पता है राजस्थान में, तो आप पकड़ो ना, अपना धर्म निभाओ। आप नहीं निभाया आपने अपना धर्म। 3 बड़े बड़े एजेंसियों ने अपना धर्म नहीं निभाया। नेताओं का क्या काम था? 2021 में सभी नेता थे, कांग्रेस सत्ता में थी, बीजेपी अपोजिशन में थी, अपने माननीय सांसद साहब हनुमान बेनीवाल साहब भी थे। क्यों उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया? इनका धर्म था ना बेरोजगारों की आवाज को उठाना। क्यों तब मुद्दा नहीं उठाया गया कि इस एग्जाम को रद्द करो? इन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, इन्होंने न्याय नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? भर्ती कोर्ट में आई। अब मैं आता हूं न्याय की दूसरी डेफिनेशन पे, जो कि अरस्तु ने दी है कि इक्वल्स और अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। मैं न्यायालय के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, डेट विल लीड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायालय का ऑर्डर का सम्मान है, डीबी में जाना हमारा राइट है, हम जाएंगे, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा, डीबी जो भी निर्णय करेगी। उससे आगे अगर हमारे ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन न्याय की परिभाषा पे आते हैं वापस। इक्वल्स और अनइक्वल्स को आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। न्यायालय ने क्या किया?
दोषी और दोषियों को, जो निर्दोष हैं सबको एक ही दंड दिया। क्या वो न्याय है? ये न्याय की डेफिनेशन हर पढ़ने वाले को पता है। सबने अरस्तु और प्लेटो को पढ़ा है, जो लाइब्रेरी में बैठे हैं उन बच्चों को पढ़ा है। मेरा ये संवाद उन्हीं से है, मेरा किसी नेताओं से संवाद नहीं है, मेरा पढ़ने वाले बच्चों से संवाद है। क्योंकि आज जहां है मैं, वहां आप होगे। जो सपने हमने देखे हैं वो आप आज देख रहे हो। आप उसी जगह आओगे। अगर आपने पढ़ा है, आपके पास विवेक है, अगर आप अपने आप को न्यूट्रल प्लेस पे रखते हो, तो आप इस चीज को सोचो कि किसने अन्याय किया और सजा किसको मिली। दोनों ने, सब एजेंसियों ने न्याय की परिभाषा को ब्रेक किया यहाँ पे, और आज हम इस कगार पे खड़े हैं। नेताओं ने धरना किया, पॉलिटिकल माइलेज ली, माननीय सांसद हैं, संसद में बैठते हैं। क्यों ये राजस्थान में औद्योगिकरण का सवाल नहीं उठाते? क्यों ये विकास की बात नहीं करते? क्यों सारे युवाओं को सरकारी नौकरी में ही आना है? क्यों यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है? जॉब क्रिएशन क्यों नहीं है यहाँ पे? ये सवाल उठाना चाहिए था। न्यायालय ने भर्ती रद्द की, माननीय सांसद पटाखे फोड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या अचीवमेंट किया आपने? ये पटाखे फोड़ने का समय है? या आप इसको आप जीत मानते हो कि आपने कुछ लोगों से उनका रोजगार छीन लिया, कुछ लोगों के साथ आपने अन्याय कर दिया, इसको जीत मानते हो? आप पटाखे फोड़ते जब आप 2021 में ये मुद्दा उठाते, तब 8 लाख लोगों के साथ न्याय होता। अभी 8 लाख लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ है। और जो ये 8 लाख का फिगर है, मैं इस पर भी आना चाहूंगा। 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, आरपीसी की वेबसाइट पे डाटा है। 4 लाख से कम लोग एग्जाम सेंटर में बैठे थे। तो ये नैरेटिव ही झूठा है कि 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया। जो बंदे एग्जाम सेंटर में नहीं बैठे, उनके साथ आपने क्या न्याय किया? उन्होंने फॉर्म भरा सिर्फ। गिनती में ज्यादा हो जाते हैं। गिनती में ज्यादा हो जाते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, पटाखे फोड़ने का बहाना मिल जाता है नेताओं को कि हमने 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया। जब न्याय की परिभाषा भीड़ तंत्र से जोड़ दी जाती है, तब सबसे बड़ा अन्याय होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है, मेरा कथन नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब न्याय की परिभाषा को आप भीड़ तंत्र से जोड़ देते हो, उसी दिन आप अन्याय की राह पे चल देते हो। लेकिन सिस्टम को सही और गलत में फैसला करना चाहिए, भीड़ तंत्र की तरफ नहीं जाना चाहिए। 3.5 लाख लोग जिन्होंने एग्जाम दिया, उसमें से 22,000 से कुछ ऊपर लोग, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने ये डाटा भी निकाला था, 22,000 से कुछ ऊपर लोग हैं जो क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 160 मार्क्स थे। कितना भी पेपर लीक हुआ, बोलो कि पेपर लीक हुआ, लेकिन आपको 160 नंबर लाने से किसने रोका था? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 160 नंबर थे, वो लाने से आपको किसने रोका था? क्या ये डेटा किसी ने पूछा, किसी नेता ने, किसी मीडिया ने, कि कितने लोगों के 8 लाख में से 160 नंबर आए? कितने लोगों के आए? क्या लगता है आपको कितने लोगों के आए होंगे? कितने लोगों के 160 नंबर आए होंगे? मैडम 10,000 से ज्यादा लोगों के 160 नंबर नहीं आए। 8 लाख से आप 10,000 पे आ गए हो। असल में अन्याय किसके साथ हुआ, मैं बताता हूं आपको। असल में अन्याय हुआ है 3,000 कुछ लोग जो इंटरव्यू में गए थे। अगर सही से इन्वेस्टिगेशन होती, टेंटेड लोगों को बाहर किया जाता, तो जो लोग कुछ नंबर से रह गए थे फाइनल सिलेक्शन में, जो वेटिंग में वेट कर रहे थे कि सरकार न्याय करेगी, दोषियों को बाहर निकालेगी तो हमारा नंबर आएगा, उन तब न्याय होता। जो ईमानदारी से सिलेक्टेड थे वो भी रहते, और जो कुछ नंबर से वंचित रह गए थे वो भी आते, तब असली न्याय होता। आपने एक डंडे से सबको हाँक दिया और आप इसको न्याय की परिभाषा दे रहे हो। 8 लाख लोग जो कभी एग्जाम में नहीं बैठे, वो जश्न मना रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी, हमारे साथ न्याय हुआ है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम रद्द का सिलसिला ठीक है, पहले भी एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, लेकिन ये राजस्थान में अपॉइंटमेंट, नौकरी 3-4 साल बाद पहली बार कैंसिल हुई है। और ये एक बार ये ट्रेंड सेट हो गया, ठीक है, हमारा तो जो नुकसान हुआ, लेकिन जो करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करें राजस्थान में, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड यहीं रुक जाएगा? क्या सरकारें बदलती नहीं है? क्या गारंटी है कि कल को दूसरी सरकार आएगी, वो किसी और भर्ती को रद्द नहीं करेगी? क्या आपका भविष्य सुरक्षित है? जो लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका भविष्य सुरक्षित है? तो सुनिए, इससे एक फायदा, आप बीच में जरूर रोकूंगे क्योंकि आपकी बात से मुझे वो बात याद आ गई। इससे ये फायदा तो है जो सर भी बोल रहे थे कि आप सोचिए ना सोनिया, अगर कोई 20 लाख में पेपर खरीद रहा है ना, तो उसने अपनी, कई लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। कोई किसान का बेटा था तो प्रॉपर्टी, बेटा ले 20 ले तू तो, और तू नौकरी लेकर आ, तो उसने दे दिया, है ना। तो वो लोग घबराएंगे, डरेंगे, उनको लगेगा अरे नहीं यार, अगली बार जो ऐसा करने की सोचे भी होंगे किसी पेपर में, तो वो घबराएंगे 10 बार कि नहीं भैया, मैं तो 20 लाख रुपए मेरे तो पानी हो जाएंगे, मैं तो, और रद्द भी हो जाएगी, पैसे भी गए और टाइम भी गया और नुकसान का हुआ जो अलग, तो लोग डरेंगे ना। यही बात तो सर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने सवाल पूछा, आपने मेरा आधा काम कर दिया। माननीय जांच एजेंसी ने कहा कि हम फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। और जैसा कि आप कोट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, आप कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो लोग 20 लाख में पेपर लिया वो डरेंगे।
जो लोग एग्जाम देने से डर रहे हैं, अगर आप उनको एक बार अपने ऑफिस में बुला लेते, इतने ही डर रहे हैं वो, तो वो अपना भी फिल्टर हो जाते हैं। 800 लोग को बुला लेते आप ऑफिस में। आप ये सोचिए, जो लोग फर्दर एग्जाम देने से डर रहे हैं, मतलब वो क्रिमिनल नहीं है, वो डरपोक लोग हैं, ऑब्वियसली डरपोक लोग हैं, हर गुनहगार डरपोक होता है। तो वो तो ईजी था, आप तो उनको बुलाते, डर जाते, वो तो बता देते आपको कि हम तो दोषी हैं, फिल्टर हो जाता। आपने सोल्यूशन दे दिया और आप ये कह रहे हो कि वो दोबारा एग्जाम में नहीं आएंगे। मैडम, मैं आपकी चीज़ बताता हूँ, जिसके मुंह खून लग जाता है वो रुकता नहीं है। दोबारा मैं बताता हूँ कौन नहीं आएगा। जिस माँ ने बचा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाया गरीबी में, वो दोबारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो दोबारा कोचिंग नहीं कर पाएगा। राजस्थान में कंपटीशन इतना हाई है, जो बच्चे तैयारी करें उनको पता है कि अगर आज मैंने एग्जाम दिया पूरी तैयारी के साथ आज एग्जाम दिया, वही एग्जाम मैं कल दूं, 4 साल 5 साल के बाद आप भूल जाओ, मैं वही एग्जाम कल दूं, एक गोला गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, आप कंपटीशन से बाहर हो। इतना टाइट कंपटीशन है राजस्थान में। तो सब कह रहे हैं कि क्या आप समाज के लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते हैं, बलिदान नहीं कर सकते हैं अपनी सपनों का? सभी त्याग कर देते हैं, फिर तो रिक्रूटमेंट करना ही बंद कर दो। त्याग ही है, फिर ना रिक्रूटमेंट होगा, ना धांधली होगी, ना गड़बड़ होगी। सीधी सी बात है। नेता क्यों नहीं त्याग करते हैं? जब सरकार पे आरोप लगते हैं तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? पूरे देश का कल्याण होगा। जब ऑफिस अधिकारियों पे आरोप लगते हैं तो वो क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं ना, प्रूव करते हैं ना अपनी इनोसेंस। हम भी अपनी इनोसेंस प्रूव कर रहे हैं। ये तो जांच एजेंसी का काम था, उनको दोषियों को पकड़ना था। उनका काम था कि दोषियों को पकड़े। अब वो अपने काम में विफल रहे हैं तो वो हमसे त्याग की मांग कर रहे हैं। हमने तो सर क्या त्याग नहीं किया, 2 साल से हम वो ट्रॉमा झेल रहे हैं। इससे बड़ा त्याग क्या मानते हो आप? डर डर के जी रहे होंगे ना? नहीं, डर डर के नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा डर डर के वो जी रहे हैं जिन्होंने गड़बड़ की है। लेकिन आए दिन ये तलवार लटकी रहना आपके सर पे कि आपकी नौकरी चली जाएगी। हम अपने माँ बाप को क्या बोले कि हम नौकरी में हैं कि नहीं है? किसी की छोटी बहन है, उसकी शादी करनी है, वो माँ बाप को बोल रहा है कि पापा अभी तो पता नहीं नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, रुक जाओ 1 साल और, अगले साल शादी का देखेंगे। किसी को अपना घर बनवाना है, वो वेट कर। इस सदमे में जिए हम। डर किस चीज का? डर कोई चीज का नहीं है। डर उनको हो जिन्होंने गलत किया, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन अनिश्चितता सबसे बड़ा डर होती है आदमी की। आदमी के जीवन में जो अनिश्चितता आ जाती है कि कल क्या होगा मेरे साथ, वो सबसे बड़ा डर होता है। कि जो मेरी है भी या नहीं है भी कि नहीं, और नहीं है तो मैं तैयारी करूं ना, नहीं है तो मैं तैयारी करूं। ये नहीं पता है कि नहीं, और आप इतने साल बाद आप बोल रहे हो कि नहीं है। तो ये तो बहुत पहले पता चल गया था। कई लोग, ये बहुत पहले ही आ गई थी बात, क्योंकि रद्द होने का तो तब से शुरू हो गया था, जब से पेपर हुआ उसके बाद से ही शुरू हो गया था। तो आप लोग को ये तो पता था कि यार भैया एक दिन तो रद्द हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो फिर नहीं सोचा कि यार थोड़ा साइड में तैयारी करता हूँ? ऐसा लोगों ने नहीं सोचा होगा। देखिए इतना मैं इस मामले में नहीं समझती हूँ, मुझे पता है कि ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलता है। शायद ये सवाल गलत जगह पूछ रहे हो। ये सवाल आपको जांच एजेंसी और सिस्टम से पूछना चाहिए था कि जब आपको इतना पहले पता लग गया था तो आपने इतना देर क्यों की? क्या बात है, आप गलत जगह सवाल पूछ रहे हो। 21 में क्यों नहीं किया आपने? 22 में क्यों नहीं किया आपने? 23 में क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं आपने 24 में क्यों नहीं किया? उनको रोके क्यों रखा? 25 खत्म हो गया मैडम, 25 खत्म हो गया। 5 साल एक कैरियर स्पेन होता है आदमी का, 25 ईयर से लेके 20 ईयर से लेके 20 ईयर्स में। मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि 20 साल में मैं सेलेक्ट हो गया, 60 साल में रिटायर होऊंगा, 40 साल का मेरा कैरियर स्पेन है। जो भी मुझे कैरियर में अपनी ग्रोथ करनी है वो 40 साल है मेरे पास। एक रिक्रूटमेंट को मैंने 5 साल दिए। अब जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, पब्लिक का परसेप्शन है कि ईमानदार हैं तो आ जाएंगे वापस, ऑफ कोर्स आ जाएंगे। मान लेते हैं हम सारे, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दोबारा सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, कंडीशंस अलग होती हैं, मेंटल प्रेशर अलग होता है, प्रिपरेशन अलग होती है, सबको साइड रख देते हैं। हम तो मान लेते हैं कि भाई जो ईमानदार है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ईमानदार है वापस आ जाएंगे। ठीक है, आपकी बात मान ली, भाई जो ईमानदार है वापस आ जाएंगे। 5 साल तो वो गए उसकी जिंदगी के। अब आपको लग रहा है कि जो 2026 में रिक्रूटमेंट होगा, जिस स्टेज पे आज हम लोग हैं, ट्रेनिंग खत्म करके हम बैठे हैं, उस स्टेज तक पहुंचने में आपको अगले 5 साल लगेंगे। मतलब आपकी जिंदगी के 10 साल। आपकी कैरियर जो स्पेन जो मैंने आपको 40 ईयर्स का बताया है, उसमें से आप 10 साल माइनस कर दीजिए। 25% ऑफ योर लाइफ इज टेकन अवे बाय ए सिंगल डिसीजन। 1/4 हिस्सा आपकी जिंदगी का किसी ने ले लिया आपसे, और बड़े कैजुअली बोल रहे हैं कि दोबारा आ जाएंगे। जहां जिंदगी के एक पल की कीमत होती है, आदमी सपने समझौता है। 24 घंटे में धरती एक बार घूम जाती है मैडम। 3 महीने में यूएस अमेरिका के रिलेशन चेंज हो गए, चाइना इंडिया दोस्त बन गए। आप 10 साल की बात कर रहे हो। 10 साल पहले मोबाइल कहाँ था, आज मोबाइल कहाँ है। 3 साल पहले कोई एआई को जानता नहीं था, आज इंडिया में बच्चा एआई यूज कर रहा है। 10 साल, दुनिया कहाँ होगी 10 साल बाद? हम कहाँ होते? आपने जिंदगी के 10 साल झट से ले लिए और बहुत कैजुअली बोल दिया कि दोबारा आ जाएंगे। जब बड़े बड़े अधिकारी रिटायरमेंट के कगार पे आते हैं ना, कि 1 साल के लिए लड़ते हैं कि मुझे 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, और आप किसी से 10 साल छीन के अपनी पीठ थपथपा रहे हो।
किस चीज़ के लिए पीठ थपथपा रहे हो आप? अपनी असफलता पे? एक आंकड़ा आपने दिया कि 500 लोग गलत हैं। मैं कोई भी फैक्ट आपके सामने बोलूं, आज मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, नेतागिरी करने वाले हैं, आप तो नेता, हमने बहुतों का कैरियर भी बनाया मैडम, ये चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। हमने कई बेरोजगार नेता खड़े कर दिए, कई नई कोचिंग खुल गए हमारे नाम पे, क्योंकि बच्चों को भड़काना भी तो है ना। लेकिन मैं पढ़ने वाले बच्चों से ही सवाल कर रहा हूँ कि जो आप ये बोल रहे हो कि 400 फर्जी हैं, 500 फर्जी हैं, कोई भी एक तथ्य जो आप बोलते हो उसकी दो ही प्रोबेबिलिटी होती हैं कि या तो वो सत्य है या वो झूठ है। अगर 400 का आंकड़ा सत्य है तो आपने 58 अरेस्ट करके जो बाकी आपके जो बंदे बचे 342 बंदे, आपने क्या उनको क्लीन चिट नहीं दे दी? उनको भागने का रास्ता नहीं दे दिया? वो तो फिर सिस्टम में आएंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर सेलेक्ट होंगे, फिर आ जाएंगे सिस्टम में। आप जांच करते हैं उनकी, आप आधे को पकड़ते हैं उनमें से। आपने छाती ठोक के कह तो दिया 400 गलत है, पकड़े आपने 58, 342 तो आजाद हो गए। तो ये कैसा न्याय हुआ? और अगर ये बात गलत है तो फिर सरासर न्याय ही हुआ है। तीसरी कोई प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है मैम। कोई भी बात की दो ही प्रोबेबिलिटी, या तो वो सच है या वो झूठ है। अगर सच है तो आपने 342 लोगों अपराधियों को छोड़ दिया है खुला। अगर ये बात झूठ है तो आपने 800 लोगों के साथ अन्याय किया है, और आप इस नाकामी को छुपाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये नाकामी बोलता हूं मैं इसको। देखिए, ये आपने सुन लिया है। आज मेरा यही काम था कि मैं आपको जो ऐसा ही भर्ती जो यथावत रखने के लिए जो लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उनकी बात रखूं। इन भैया ने जो बात किया बहुत लॉजिकली की है। अब तक शायद आपने इमोशंस को देखा, रोते हुए लोगों को देखा, तो नीचे कमेंट कर दिया, अरे बहन 20 लाख रुपए खा गई है, 20 लाख रुपए दे दिए हैं तूने, तो अब क्या 20 लाख के लिए रो रही है? आप तो कमेंट कर देते हैं। अब आपने सोच लिया, सुन लिया, लॉजिकली क्या फंडा बोला है भैया ने। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। देख लिया है आपने। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।